आज के दौर में ये प्रैक्टिस बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है कि कोई ताकतवर मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा करने के लिए उसमें अपनी फौज उतारे, क्योंकि ये मकसद बिना लड़े बिना फौज उतारे भी हासिल किया जा सकता है और आपको एक गोली भी नहीं चलानी पड़ती। आज के दौर में अपनी फौज को दूसरे मुल्क में भेजना, वहां खून खराबा करना, अपने भी बंदे मरवाने और उनके भी मारने, ये प्रैक्टिस तकरीबन नापैद हो चुकी है, सिवाय चंद एक एक्सेप्शंस के, क्योंकि हर मुल्क इतना गया गुजरा नहीं होता कि उसमें गैरत नाम की चीज ही बाकी ना बची हो और वो बिना लड़े अपनी खुद मुख्तारी पर कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि फिर आज के दौर में अगर किसी ताकतवर मुल्क ने दूसरे मुल्क पर कब्जा करना हो, वहां तसल्लुत कायम करना हो, फिर वो क्या करता है, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, कौन से स्टेप्स लेता है जिससे वो दूसरे मुल्क पर कब्जा भी कर लेता है और उसको वो ट्रेडिशन ओल्ड फैशन जंग भी नहीं लड़नी पड़ती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकसूद अहमद मीसम और आप देख रहे हैं मीसम स्पीक्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मॉडर्न वॉरफेयर की जिसको अपनाते हुए ताकतवर मुल्क दूसरे कमजोर मुल्क पर बिना जंग लड़े भी कब्जा कर लेता है। हम इस वक्त 21st सेंचुरी में सांस ले रहे हैं और पिछली 5-6 दहाइयों में तकरीबन हर शोबा जिंदगी में हर चीज में तरक्की हुई है। बिल्कुल इसी तरह से जंग लड़ने के अंदाज भी बदल गए हैं, उनमें भी जिद्दत आई। अब जंग लड़ने के लिए जरूरी नहीं कि एक दूसरे पर गोलियां चलाई जाएं, बम बरसाए जाएं या बारूदी सुरंगें बिछाई जाएं। अब जंगें पसे आईना रहकर लड़ी जाती हैं। मैं आज की वीडियो में आप लोगों के सामने चंद ऐसे पॉइंट्स रखना चाहूंगा जिनका इस्तेमाल करते हुए ताकतवर ममालिक कमजोर ममालिक पर अपना कब्जा और तसल्लुत कायम कर लेते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहला पॉइंट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है मुआशी कंट्रोल या इकोनॉमिक कंट्रोल। अब देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो दुनिया की रफ्तार के साथ तरक्की कर सकें। उनको नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उनको पैसे की दरकार होती है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आता है दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक से कर्जे के तौर में। और आपको पता है कि जो ममालिक कर्जे देते हैं वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो उन ममालिक पर कंट्रोल रखते हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी पर कंट्रोल रख सकते हैं जिनको कर्जा दिया जा रहा होता है। वो कर्जा देते वक्त ऐसी शराइत रखते हैं जो ना चाहते हुए भी आपको माननी पड़ती हैं और जब आप उन शराइत को मानते हैं तो गैर इरादी तौर पर आप उनके तसल्लुत में आ जाते हैं। अब आप कोई भी अपना फैसला जो है वो इनसे बिना पूछे नहीं कर सकते और यही ऐसा वो कंट्रोल है जो पहले जंग लड़कर हासिल किया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। दूसरा हथियार जो इन डेवलप्ड कंट्रीज के पास होता है वो पहले हमारे पॉइंट से रिलेटेड है इकोनॉमिक कंट्रोल के साथ, उसको कहते हैं डेट ट्रैप यानी कि कर्जों का जाल। वो हमारे यहाँ किसी ने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। मुझे पता है आपको ये बात सुनकर हंसी भी आई होगी और अंदर से आप मुझ पर गुस्सा भी करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ना देखें कि कौन कह रहा है, प्लीज आप ये देखें कि क्या कह रहा है। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। जब आपकी इकोनॉमी कर्जों पर चल रही होती है, आप किसी दूसरे मुल्क के मकरूज होते हैं, तो फिर आप अपने फैसले करने में खुद मुख्तार नहीं होते, बल्कि जब भी आप कोई फैसला करने लगते हैं, कोई पॉलिसी बनाने लगते हैं, तो इसमें उस कंट्री का, उस दूसरे बड़े ताकतवर मुल्क का इन्फ्लुएंस जरूर होता है। फिर वो फैसले चाहे ही अवाम की मर्जी के खिलाफ क्यों ना हो। आपने बड़े तमतराक के साथ कर्जा ले लिया और बाद में जनाब खुशियां मनाते फिर रहे हैं कि देखें जी हमें वहां से इतनी मदद मिल गई है, लेकिन भाई ये मदद किसी कीमत पर आई है, इसका इंटरेस्ट हमने पे करना है। वो इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारी आवाम ने खून पसीना एक करना है, तो वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि फिर आपको उस इंटरेस्ट को प्रीपे करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं और इसी तरह ये लामुतनाही कर्जों का जाल इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तीसरे नंबर पर जो हथियार इन डेवलप्ड कंट्रीज के पास किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा जमाने के लिए होता है वो होता है सैंक्शंस एंड प्रेशर। अच्छा, ये हथियार इन लोगों को तब इस्तेमाल करना पड़ता है जब कर्जों से बात नहीं बनती, जब कोई और प्रेशर वो मुल्क लेने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये लोग जंग भी नहीं लड़ना चाहते और दूसरा मुल्क इनकी बात भी नहीं सुन रहा, तो फिर इनके पास जो हथियार होता है वो होता है सैंक्शंस का। सैंक्शंस यानी पाबंदियां। उस मुल्क को फिर इतना पाबंद कर दो कि जनाब कोई दूसरा मुल्क
उनसे जो है वो ट्रेड ना कर सके, उनके साथ कोई तिजारती ताल्लुक कायम ना कर सके, उनके पास जो भी ज़खायर हैं वो ज़राअत की शक्ल में हो, वो ज़मीनी मादनियात की शक्ल में हो, ऑयल हो, जो भी हो, फिर वो सेल आउट ना कर सके। ये उसको असल में घुटनों पर लाना चाहते होते हैं, क्योंकि जब किसी मुल्क पर सैंक्शंस और पाबंदियां लगाई जाती हैं तो वहां की करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है, वहां पर महंगाई का तूफान आ जाता है। किसी मुल्क की एक्सपोर्ट जो कि उस मुल्क की मईशत का बैकबोन होती हैं उसको ज़रब लगती है, उस मुल्क की अवाम फिर उस मुल्क से गैर मुतमईन नजर आती है और वहां फिर एक किस्म की सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। हालात बद से बदतर होते जाते हैं और हुकूमत को बिलाखिर मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ता है और इस तरह सैंक्शंस की मदद से ये ताकतवर ममालिक दूसरे मुल्कों पर कब्जा और तसल्लुत कायम कर लेते हैं। चौथा बड़ा हथियार जो इन ममालिक के पास होता है वो होता है दूसरे कमजोर मुल्क के सिलेबस में तब्दीली, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वही बड़े होकर फिर वो बनते हैं। मैं अपनी बात करूं तो हम अपने बचपन में अपनी किताबों में अपने वॉर हीरोज को पढ़ते थे, कभी राशिद मिन्हास, कभी मेजर अजीज भट्टी, कभी सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। तो उस वक्त हमारा माइंड डेवलप हो रहा था और हम ये समझते थे कि अगर आपने जान ही देनी है तो अपने मुल्क के लिए देनी है, और आप यकीन करें कि ये बचपन का पढ़ा हुआ आज तक हमारे जहनों पर सख्त है। तो इसी तरह जब किसी मुल्क के सिलेबस में चेंज कर दिया जाए, उसके हीरोज को निकाल कर दूसरे ममालिक अपनी मर्जी के हीरोज को शामिल करते हैं, तो फिर उसकी सकाफत और ट्रेडिशंस जो है वो बदल जाती है। बच्चे उन्हीं चीजों को सच मानने लगते हैं जो उनको सिखाया जाता है और बाद में फिर वो अपने हीरोज को भुलाकर ये नए दिए गए हीरोज को मानना शुरू कर देते हैं और उनका नैरेटिव बिल्कुल वही नैरेटिव होता है जो ये ताकतवर ममालिक चाहते होते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इनको जल्दी भी तो किसी बात की नहीं होती। ये एक नस्ल के परवान चढ़ने का इंतजार करते हैं और जब वो नस्ल जवान होकर प्रैक्टिकल लाइफ में आती है तो फिर ये अपना नैरेटिव उनको देना शुरू करते हैं और फिर दोनों नैरेटिव अलाइन हो जाते हैं। उनको इन्फ्लुएंस करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो पहले ही इनका सिलेबस पढ़कर ऑलमोस्ट ब्रेन वॉश्ड हो चुके होते हैं। अब उस नई नस्ल को लगता तो यही है कि वो कोई काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो किसी दूसरे के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और आज की वीडियो का पांचवा और आखिरी पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है टेक्नोलॉजी वॉर। आज के दौर में सुपर पावर वही है जो टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि अमेरिका हो, चाइना हो या कोई दूसरा बड़ा मुल्क हो, वो यही चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो। अब तो टेक्नोलॉजी की ये दौड़ जमीनी हदूद से निकलकर आसमानों तक पहुंच गई है। स्पेस में यकीन करें अपने अड्डे कायम किए जा रहे हैं और वहां पर अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश की जा रही है। दौड़ें लगी हुई हैं कि सबसे पहले मैं ये कर लूं, सबसे पहले मैं मरीख पर चला जाऊं। ये बात वही है, जो टेक्नोलॉजी की दौड़ में अपना सिक्का मनवाने में कामयाब हो गया उसी की इजारादारी होगी और उसको नई सुपर पावर तस्लीम किया जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर अपनी फौज को दूसरे मुल्क की फौज से लड़वाया नहीं जा रहा, लेकिन जंग फिर भी हो रही है और यही आज के दौर का वारफेयर है। हमारे जैसे डिपेंडेंट मुल्क जो हैं वो दूसरों से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके इतराते तो बहुत हैं, लेकिन इनको इस बात का इदराक नहीं होता कि जिन ममालिक से ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जा रही है वो किसी भी वक्त इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो आज के दौर का बहुत बड़ा हथियार डेटा है। पहले कहा जाता था कि कस्टमर इज किंग, अब कहा जाता है कि डेटा इज किंग। अब वो मुल्क ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर समझा जाता है जिसके पास जितना ज्यादा डेटा हो। वो डेटा इंसानों का हो सकता है, वो डेटा जमीन का हो सकता है, वो डेटा लोकेशंस का हो सकता है और ये डेटा ज्यादातर मोस्टली जो है वो उन ममालिक के पास स्टोर होता है जिनके पास ताकत है, जो टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे हैं और उसी डेटे को इस्तेमाल करते हुए वो लोग बिना जंग लड़े दूसरे मुल्क पर अपना तसल्लुत कायम कर सकते हैं, उस पर अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इन सब पॉइंट्स को समझना होगा, इनको अपने जहन में रखना होगा। हमें टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना होगी, हमें इन कर्जा जात से छुटकारा हासिल करना होगा ताकि हम अपनी खोई हुई खुद मुख्तारी को दोबारा हासिल कर सके। आपने रिसेंट टाइम्स में ये मुशाहिदा कर लिया होगा कि आप जिन लोगों की बात नहीं मानते वो फिर आपसे अपना कर्जा दिया हुआ वापस मांगना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें आज के मॉडर्न वारफेयर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में पहले की तरह जंगें नहीं लड़ी जाती, अपनी फौज को दूसरे मुल्कों में नहीं उतारा जाता, बल्कि इन सब हथियारों, इन सब स्ट्रेटजीज के जरिए उस मुल्क पर अपना तसल्लुत कायम किया जाता है और फिर उनसे अपनी मर्जी के फैसले कायम करवाए जाते हैं। आज के दौर में
में ताकतवर ममालिक अपना झंडा दूसरे मुल्क पर नस्ब नहीं करते, वो पीछे रहकर दूसरे मुल्क को एक कठपुतली की तरह कंट्रोल करते हैं। अल्लाह जल्द अज जल्द हमें इनके चंगुल से निकाले और खुद मुख्तार बनाए। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह। वस्सलाम।